के दौरान हमारे बीच देश की एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद है जिन्होंने राहुल गांधी जी के सामाजिक न्याय की क्रांति का उद्घोष अग्रणी ध्वजवाहक के रूप में किया है। युवाओं के हृदय की धड़कन, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी हम लोगों के बीच हैं। तो कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की जो बैठक है उस पर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ यहां पूनम पासवान जी हैं जो एआईसीसी की सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ राजेश राठौर जी हैं, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी हैं, आनंद माधव जी हैं, संजीव सिंह जी हैं एआईसीसी मीडिया के कोऑर्डिनेटर, प्रकाश मीणा जी हैं, प्रियंका गुप्ता जी हैं, स्नेहाशीष जी हैं और भूपेश यादव जी हैं जो दिल्ली से आए। मैं सचिन पायलट जी से आग्रह करता हूं कि वे इस संदर्भित विषय पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी। मीडिया सेल के अध्यक्ष जी, पूनम जी, बाकी सभी पार्टी के जो नेतागण मौजूद हैं। साथियों, पिछले 3 घंटे से विस्तारित कार्य समिति की एक मीटिंग इसी प्रांगण में चल रही है और हम सबको बड़ी खुशी है कि खरगे साहब ने और राहुल गांधी जी ने इस कार्य समिति की मीटिंग को पटना में रखा है। मैं सबसे पहले बिहार की इस ऐतिहासिक वीर भूमि को नमन करता हूं और अपने आप को बड़ा गर्वान्वित महसूस करता हूं। हम प्रफुल्लित हैं कि हम सब आज पटने में आए हैं। बिहार का जो योगदान रहा है देश में आज़ादी से पहले से लेकर आज तक, सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है बिहार और बिहार के यहाँ के बाशिंदे। आज की जो हमारी मीटिंग है उसमें अनेक विषयों पर खुल के चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से बिहार के चुनाव भी बहुत दूर नहीं हैं, तो काफ़ी कुछ प्रकाश उस पर भी डाला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अगले कुछ हफ्तों महीनों में क्या हम लोगों का रोल रहेगा, क्या हमारा स्टैंड रहेगा। लेकिन कुछ बात इस मीटिंग में जो उभर कर आई हैं वो देश को भी समझना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर अभी केंद्र सरकार ने जीएसटी के स्लैब्स को कम किया है। 8 साल से राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि जब जीएसटी लागू हुआ था इसको राहुल जी ने संज्ञा दी थी गब्बर सिंह टैक्स। लोगों के जीवन को, लघु छोटे दुकानदार उद्योगपतियों के जीवन को जटिल बनाने का ये एकमात्र उपाय था जो नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया। आपको ज्ञात होगा जब जीएसटी को मनमोहन सिंह जी लाना चाहते थे तो बीजेपी ने पुरजोर विरोध किया था, सिर्फ विरोध करने के लिए। जब सरकार बन गई तो पार्लियामेंट में रात के 12 बजे बटन दबाकर बहुत बड़ा शो किया कि हमने बहुत बड़ा एक आविष्कार कर दिया। 8 साल लग गए गलती को सुधारने में और अब इसको रिफॉर्म की संज्ञा दी जा रही है। आपकी जो 8 साल की गलती रही, लाखों करोड़ का नुकसान छोटे उद्योगपतियों को, मध्यम वर्ग के लोगों को हुआ, उसको आप अब ठीक कर रहे हैं तो पीठ थपथपा के उनका धन्यवाद ज्ञापन हो रहा है, महिमा मंडित किया जा रहा है। इस प्रकार का दोगलापन कब तक चलेगा? और लगभग हर आर्थिक नीति पर भाजपा का यह रवैया रहा है, चाहे एफडीआई रिटेल में हो, एफडीआई डिफेंस में हो, हिंदुस्तान और अमेरिका का जो परमाणु करार हुआ उस पर हो, जीएसटी पर लेकर हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, तमाम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर बीजेपी ने पहले बहुत विरोध किया विपक्ष में। सत्ता में आने के बाद सब कुछ बदल गया। तो ये दोगलापन है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और आज बिहार पर हम चर्चा मीटिंग में कर रहे थे तो सब लोगों ने कहा, जो चिंतित हैं बिहार की जनता के बारे में, कि आर्थिक हालात यहां पर बहुत विषम बन चुके हैं। 10 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने यहां आश्वासन दिया था कि हम चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करेंगे। आज 10 साल हो गए, सरकार डबल इंजन की है, कहां पर है चीनी उद्योग? कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बिहार में जो आर्थिक स्थिति और संकट पैदा हो रहा है वो केंद्र सरकार भी उसके लिए उतना ही जिम्मेदार है जितना नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं। और राहुल गांधी जी ने जो वोट अधिकार यात्रा निकाली थी तेजस्वी जी के साथ, उस यात्रा को जो जनसमर्थन मिला वो अप्रत्याशित रहा। वोट अधिकार रैली मतलब जो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, वंचित है,
उस कमजोर व्यक्ति का अगर कोई वोट चोरी कर रहा है, छीन रहा है, तो उस संवैधानिक अधिकार को जो हनन करना चाहते हैं, उन ताकतों के विरोध में ये यात्रा निकली थी और बहुत सफल यात्रा रही। बिहार में चुनाव बहुत दूर नहीं है और जो बदलाव की आहट पूरे प्रदेश में है वो हम लोग भी समझ रहे हैं और जान रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ने जा रही है और कार्य समिति पर इस बात पर चर्चा हो रही है कि जो दूरियां बन गई हैं आज अमीर गरीब की और गांव शहर की, वो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की असफल नीतियों का परिणाम है। शुद्ध रूप से आज आप देखें तो हमारे अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं वहां पे क्या हालात पैदा हुए, उनसे हमारे रिश्ते कैसे हैं। चीन, अमेरिका जो हमारे पर लगातार आर्थिक प्रहार कर रहा है, उसका हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और वो अमेरिका जो चीन को अपना दुश्मन मानता था, हिम्मत नहीं कर पा रहा है वो टैरिफ लगाने की या वो पाबंदियां लगाने की चीन के ऊपर। और हम लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उम्मीद पे बैठे हैं कि हम कुछ हल निकालेंगे, समझौता होगा, एक करार होगा। लेकिन इस प्रकार का रवैया जो राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी की दोस्ती का हवाला पूरी दुनिया में देते थे, आज वो दोस्ती इस देश को महंगी पड़ रही है। ये अब आज का देश का नौजवान समझ चुका है। बिहार में न जाने कितने पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, और पेपर लीक होने के बाद जिन नौजवानों को अपना भविष्य अंधकार में दिखता था, वो अगर सड़कों पर आ रहे हैं, उन पर लाठियां बांधी जा रही हैं। मतलब निर्मम तरीके से पुलिस और प्रशासन ने लोगों को खदेड़ा है, नौजवानों को, हजारों लाखों लोगों को। उनके अरमानों पर पानी फेरिएगा, कई लोग उसमें ओवरेज हो जाएंगे। तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और दुर्भाग्यवश आज भी जो भाजपा या एनडीए के नेता हैं, सिर्फ सत्ता के लालच में नाना प्रकार के आप आश्वासन दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं और लोगों को लुभाने के लिए प्रचार प्रसार, अखबार, झंडा, बैनर, पोस्टर लगा रहे हैं। धरातल पर ना तो किसान की आमदनी दुगनी हुई है, वो तो भला हो विपक्ष का और कांग्रेस, राहुल गांधी जी का, जो 3 काले कानून लाकर किसान की कमर तोड़ने का जो इन्होंने मन बना लिया था बीजेपी एनडीए ने, उसको हम रोक पाए। सैकड़ों लोगों की कुर्बानी हुई है किसानों की, लेकिन हम 3 काले कानून रोकने में हम कामयाब रहे और उनको अपना हाथ खींचना पड़ा। इसी प्रकार जब राहुल जी बोलते थे कि जनगणना होनी चाहिए जातिगत आधार पर, ताकि पता पड़े कौन कहां पर रह रहा है, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये जातिगत जनगणना सिर्फ उस रिकॉर्ड में एक कॉलम जोड़ने का मात्र नहीं है कि आपकी जाति क्या है। वो आंकड़ा बहुत लाभदायक नहीं है, लेकिन वो गिनती कि कौन व्यक्ति किस परिवार में, किस परिप्रेक्ष्य में रह रहा है, क्या आमदनी के साधन हैं, सरकार की कितनी योजना उस तक पहुंच रही है, कितने पढ़े लिखे हैं, और जो बजट है, जो पैसा है, जो स्कीम्स का कितना लाभ मिला, उनकी भागीदारी कितनी है अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, वो सब जानकारी हम सरकारों को मिलेगी तो हम डेटा और आंकड़ों के आधार पर अपना नीति निर्माण कर सकते हैं, बजट एलोकेशन कर सकते हैं और एक साइंटिफिक तरीके से लोगों को टारगेट कर कर बेनिफिट दे सकते हैं। आज क्या होता है, एडहॉक तरीके, जिसको जो पसंद आया उस जिले में घोषित कर दिया, उस समाज को दे दिया, कोई आर्थिक मापदंड नहीं है। इसलिए जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी ने करी और मजबूरन देश के माहौल को समझकर भारत सरकार को अल्टीमेटली अपना सर झुकाना पड़ा और राहुल गांधी और विपक्ष और कांग्रेस की मांग को मानना पड़ा। हम जीएसटी पे क्यों बोलते थे, हमारी बात 8 साल बाद मानी, कई साल तक हमने मांग रखी जनगणना की, अंत में केंद्र सरकार ने उसको माना। तो अंत में ये करते वही हैं जो जनता विपक्ष इनसे करवाना चाहती है, लेकिन जिद, अहंकार और अड़ियल रवैये से जनता का, मतदाताओं का नुकसान हो रहा है। तो आज की इस मीटिंग से मुझे लगता है कि हमारी पार्टी को और पूरे देश के यहाँ हमारे नेता आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से सबने संकल्प लिया, नेताओं ने, कि बिहार चुनाव में चाहे किसी प्रदेश का भी हो, छोटा नेता बड़ा नेता समर्पित भाव से इस चुनाव अभियान में कंधा देगा हमारे गठबंधन को और पार्टी के चुनाव प्रचार में। राहुल जी खुद, प्रियंका जी, खड़गे साहब, हम सब लोग मिलकर प्रचार करेंगे बिहार में, क्योंकि बिहार में अब बदलाव होना निश्चित है। लेकिन ये प्रशासन, निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता है, उस पर भी मतदाताओं को और हमको बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी। वोट गायब कर दीजिए, वोट जोड़ दीजिए, और जिस पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को अपना काम करना चाहिए, दुर्भाग्यवश वो नहीं कर रहा। संवैधानिक संस्था होने के बावजूद उसको पार्टी, दल, विचारधारा,
राजनीतिक एसोसिएशन से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, क्योंकि वो ही रक्षक है इस लोकतंत्र में चुनाव करवाने की। उनके संरक्षण में चुनाव होते हैं। हम अक्सर पढ़ा करते थे अखबारों में कोई पहाड़ है या रेगिस्तान है, वहां पर एक मकान है और 2 वोट हैं, तो निर्वाचन आयोग के अधिकारी साधन नहीं हो तो जानवरों के ऊपर वोटिंग मशीन लेकर दिनों दिन चलते थे ताकि वो वोट देने वाला व्यक्ति वंचित ना रह जाए। इस भावना के साथ हमेशा से निर्वाचन आयोग ने काम किया है। लेकिन आज आप देखिए, हम प्रमाण दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं, पब्लिकली दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कोई बंद कमरे में नहीं कहा। जो डेटा है, वोटर लिस्ट है, वोट कटे हैं, जुड़े हैं, एक मकान में 250-250 लोग रह रहे हैं, ये दिखाया गया। जो जिंदा है उनको मृत दिखाया गया, मरे हुए लोगों की वोट जोड़ी जा रही है, और उस पर आज तक निर्वाचन आयोग ने उस तथ्य का खंडन नहीं किया और निर्वाचन आयोग ने आज तक कोई जांच नहीं बिठाई। राहुल गांधी से वो हलफनामा मांग रहे हैं। आप किसी थाने में जाएं एफआईआर लिखवाने के लिए और वहां थानेदार बोले पहले आप मुझे एफआईआर लिख के दो तब मैं कार्रवाई करूंगा। ये कहां का नियम कानून है? तो और अंत में हम सवाल पूछते हैं निर्वाचन आयोग से, और मजे की बात यह है कि जो जवाब आता है वो भाजपा के प्रवक्ता देते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। तो निर्वाचन आयोग को जनता की, विपक्ष की सारी आवाज सुननी पड़ेगी, निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने पड़ेंगे, वोटर लिस्ट हम लोगों को देनी पड़ेगी ताकि हम जांच कर सकें। और निर्वाचन आयोग ने स्वतः ही जो फैसला लिया कि जो पोलिंग बूथ पे सीसीटीवी कैमरा लगते हैं उस रिकॉर्डिंग को हम 45 दिन में नष्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? अगर मुझे चुनाव को चुनौती देनी है कोर्ट में जाके, अदालत मुझसे एविडेंस मांगेगी, एविडेंस आप नष्ट कर रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग स्वतः ही सीसीटीवी फुटेज नष्ट करना चाहता है, वोटर लिस्ट देना नहीं चाहता, जांच करा नहीं रहे, सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे भविष्य के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। बहरहाल हम लोग चुनौती को स्वीकार किए हैं और कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत के साथ चुनाव अभियान में लगने वाली है। हम लोग बहुत जल्द एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टो लेकर आएंगे, लेकिन इतना बता सकता हूं आपको कि देश में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर शिक्षित बेरोजगार हैं तो बिहार के अंदर हैं। बिहार के लोग पलायन करते हैं, बिहार के लोग मेहनती लोग हैं, पूरे देश में जाकर वो मेहनत कर कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और खुद अपने गृह राज्य में वो रोजगार से वंचित रह जाएं, पेपर चोरी हो, नौकरियां मिले ना। मैं समझता हूं ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। जब शासन परिवर्तन होगा, हमारी सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से युवाओं को हम पहली प्राथमिकता में रखने वाले हैं। हम तो बहुत पहले कहते थे कि 6 स्लैब बनाने का कोई तुक नहीं था, लेकिन ये मुझे लगता है जब टैरिफ लगाया ट्रंप ने और जब लगा कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं, तब अंत में जाके बहुत कड़वा घूंट पी के कांग्रेस की बात को माना, अब 2 स्लैब कर दिए हैं। तो इससे जो राहत मिल रही है, पहले तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी ना। 8 साल तक आपने ये जटिल गब्बर सिंह टैक्स लगा के रखा 6 स्लैब्स में, और इसका कोई प्रैक्टिकल कोई जवाब हमको मिला नहीं। बस जिद है कि मैं 8 लगाने हैं। अब जब चौतरफा घिर गए और अर्थव्यवस्था बहुत कठिन दौर से गुजरने वाली है, क्योंकि लाखों कारीगरों की नौकरी जाने वाली है, क्योंकि टैरिफ इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया है, H1 वीजा कैंसिल कर रही है, एक तरह से कैंसिल कर रही है अमेरिका की सरकार। तो ये जो अब उन्होंने किया है, ये एक तरह से मैं मानता हूं ये प्रायश्चित किया है 8 साल तक आपने जो गलत काम किया उसका। एक मिनट पहले फिर आप। जो मुद्दे हैं वो जनता के मुद्दे हैं। वोटों में गड़बड़ी भी जनता का मुद्दा है। बेरोजगारी, अभी इतना भयंकर बाढ़ कई जिलों में आई, क्या प्रबंध सरकार ने किया? हम जवाब नहीं पूछेंगे का, निश्चित रूप से पूछेंगे। आपने चीनी उद्योग हो, लघु उद्योग हो, कोई बड़ा निवेश बिहार में, कोई बड़ा उद्योग यहां लगा हो, कोई बहुत बड़े पैमाने पर नौकरी मिली हो, ये सब जनता के मुद्दे। तो चुनाव हम लड़ेंगे सारे मुद्दों के ऊपर, स्थानीय मुद्दे। और ये वोट चोरी का जो बताऊं आपको, वोट अगर कट रही है तो अगला इंपैक्ट कहां पड़ेगा? वो गरीब व्यक्ति जो है, पिछड़ा, दलित, आदिवासी जो भी है, उस व्यक्ति के जो आवंटन होता है खाने का, खाद्य सामग्री का, पीडीएस में, स्कॉलरशिप्स में, वहां से भी नाम कटेगा ना।
अगर आप इसका नाम काट रहे हैं तो उसको कई तरफ से चौतरफा घेरा जाएगा। वोट का अधिकार एक इशू हो गया, लेकिन आने वाले समय में उसको अगर राशन खरीदना है, पीडीएस में जुड़ना है, आवास आवंटन कराना है, बिजली कनेक्शन लेना है, स्कॉलरशिप लेनी है, जो भी इसको सुविधाएं लेनी है, वो सीधा प्रहार जो होगा उसके भविष्य पर होगा। ये सारे मुद्दे बिहार के लोगों के हम उठाएंगे। एक मिनट। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, हमारा गठबंधन पहले मजबूत था, आज मजबूत है और भविष्य में और मजबूत होगा। और जितना हमारे भाजपा के साथी दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारा मनोबल, संकल्प मजबूत होगा कि हमारे को एक दूसरे की पॉलिटिकल भविष्य की चिंता नहीं है, बिहार के लोगों के भविष्य की चिंता है। तो हमें व्यवस्था को परिवर्तित करना है और उसका एक ही जवाब है हमारा गठबंधन। सुनील जी, सुनील एक मिनट, सुनील जी, हम इतिहास में जाएंगे तो आजादी के बाद क्या हुआ, कहां कितना योगदान भाजपा का रहा, कितना कांग्रेस का रहा, वो जनता के सामने है। लेकिन आज वर्तमान में जब डबल इंजन सरकार चल रही है, इतने 11 साल से तो केंद्र में है और इतने साल से बिहार में है, तो जवाब पूछने का तो अधिकार और जिम्मेदारी विपक्ष की है ही। हम सदन के अंदर, सदन के बाहर, हमको लोगों ने चुनकर भेजा है, हम प्रमुख विपक्षी दल हैं, तो हम जवाब मांगेंगे। दुर्भाग्य यह है कि जवाब मिलते नहीं। आप उनसे कोई सवाल पूछ लीजिए, महंगाई का, बेरोजगारी का, किसानी का, बाढ़ राहत का, जवाब एक ही आएगा, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान। वहां तक पूरी चर्चा को सीमित रखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि ये देश के भविष्य के लिए, प्रदेश के भविष्य के लिए एक नकारात्मक सोच का परिचय है। हम लोगों को सकारात्मक, पॉजिटिव एजेंडा रखना चाहिए और चाहिए तो ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने अपने कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी करें। हमने क्या वादा किया था, कितना डिलीवर किया है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी भाजपा ने प्रतिवर्ष, 15 लाख रुपए खाते में की बात की थी, किसान की आमदनी दुगनी की बात की थी, इन्वेस्ट इंडिया, योगा इंडिया, फिट इंडिया, स्वच्छ इंडिया, इतने नारे दिए थे। उनमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, वो एक श्वेत पत्र अगर जारी करें, सच्चाई सामने आ जाएगी। एक मिनट, उनका पहले से एक पूछिए। राजस्थान की कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं और जहां आप लोगों को दोहराना नहीं चाहते? हम पटना में बैठे हैं, बिहार की चर्चा करिए ना देर से। देखिए, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं किस नेता ने क्या स्टेटमेंट दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम मजहब, धर्म, जाति और प्रांतीय बातों को छोड़कर पूरे राज्य की बात करें। जिन लोगों ने राज्य को यहां तक लेकर आए हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। जो लोग इस व्यवस्था से नाखुश हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, उन सबको साथ लेकर चलने में गठबंधन को कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन। आज मैं चर्चा करने आया था, हमारी मीटिंग में हम क्या चर्चा कर रहे हैं वर्किंग कमेटी के अंदर, इतना मैं बताना चाहता हूं, जो भी निर्णय लेना है सही समय पे सही निर्णय हम लोग लेंगे।